Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग बढ़ने वाले हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप सबको काफी मजा आएगा आज का ये है देखने में वीडियो और इसमें कैसे क्या क्या चीजें हुई थी वो सब जानने में काफी मजा आएगा बिकॉज टुडे वी आर डीलिंग विथ कोल्ड वॉर, one of the most interesting topics. Discuss the various domains of Cold War. Also analyze Cold War manifestations across the world. क्या क्या डोमेन्स थे कोल्ड वॉर के उसके हमें डिस्कस करना है और क्या क्या कोल्ड वॉर के इफेक्ट्स हुए मैनिफेस्टेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिले उसको हमें डिस्कस करना है। सो let's start. Let's see how we approach this question. And you should also try to write these types of questions by yourself. खुद से भी लिखने का प्रयास करें आप आंसर्स, because the more you write the more you improve. जितना आप खुद से लिखोगे उतना ज्यादा आप improve करोगे, तो खुद से लिखने का भी प्रयास जरूर करें। Let's see how we approach this question. So first of all, introduction. As I say in every video, introduction is two thumb rules. या तो डिफाइन कर दो या तो फैक्ट्स लिख दो। हम कोल्ड वार के ऊपर, तो कोल्ड वार को यहाँ सिंपल कोल्ड वार क्या है डिफाइन करके फैक्ट्स जो भी बोला आप उसको कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कोल्ड वार? इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आफ्टर वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू कब हुई थी? 1939 से 1945। दैट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आफ्टर 1945, आफ्टर वर्ल्ड वार टू, टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और यूएसएसआर कब डिसइंटीग्रेट हुई थी? 1991 में। तो आप इसको कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि 1945 के बाद से, वर्ल्ड वार टू के बाद से शुरू हुई और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन तक रही। जब तक यूएसआर टूटा नहीं तब तक ये चीज थी, दैट इज अप टू 1991। एंड व्हाट इज कोल्ड वॉर? दैट इज सिंपली यूएस वर्सेस यूएसएसआर। वेरियस डोमेन्स में इन दोनों के बीच जो एक लड़ाई चली थी कि हु इज मोर पावरफुल, यूएसए और यूएसएसआर। चाहे वो डोमेन्स की बात की जाए तो वो इकोनॉमिक डोमेन्स हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर बात करें पॉलिटिक्स हो, मिलिट्री हो, एक्सेट्रा। तो हर डोमेन में जो है इन दोनों को एक टसल छिड़ गई थी, एक वार छिड़ गई थी कि हु इज द ग्रेटेस्ट, एंड दैट वार इज कोल्ड वार। और इस टाइम पे वर्ल्ड जो है वो बायपोलर वर्ल्ड हो गया था। व्हाई आई एम सेइंग बायपोलर? एक इधर की पावर एक इधर की पावर। कुछ कंट्रीज जो थे वो यूएसए के सपोर्ट में थे, कुछ यूएसएसआर के सपोर्ट में थे। इट इज व्हाई आई एम सेइंग इट अ बायपोलर वर्ल्ड। दो पोल्स आप देख सकते हैं, एक पोल्स इधर एक पोल्स इधर। और जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तब जाकर के फिर से यूनिपोलर बना ये वर्ल्ड। उससे पहले बायपोलर था। और इस टाइम हालांकि कुछ कंट्रीज ऐसे भी थे जैसे कि इंडिया के साथ जो भी अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर, इंडिया ने मिलकर, इजिप्ट ने मिलकर, सबने नाम का भी स्टार्ट किया था, दैट इज नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो इसलिए था कि हम ना यूएसए के साथ अलाइन करेंगे ना यूएसएसआर के साथ अलाइन करेंगे। हम जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इस टाइप की थॉट थी और नाम के साथ स्टार्ट हुई थी। दैट वाज नॉन अलाइंग मूवमेंट बाय इंडिया एंड इजिप्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज। और पर वो सब चलिए अलग बात है। तो ये बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था और ये थी कोल्ड वॉर इन शॉर्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोल्ड वॉर कैसे शुरू हुई थी, क्या उसका मेन जो थीम कोल्ड वॉर का वो समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द वेरियस डोमेन्स ऑफ कोल्ड वॉर। क्या क्या डोमेन्स थे कोल्ड वॉर के? तो फर्स्ट डोमेन वाज आइडियोलॉजी, दैट वाज कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वर्सेस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दैट इज यूएसएसआर। यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज ए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, दैट इज कि जो भी है जो भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय, होली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। और जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी दैट वाज बाय यूएसए। और इसमें इनका कहना था कि लिबरल डेमोक्रेसी होना चाहिए। लिबरल डेमोक्रेसी दैट इज गवर्नमेंट का कंट्रोल एज कम एज होना चाहिए। कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट मींस कि आप जाओ बिजनेस करो, गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी कम रहेगा। प्राइवेट कंपनीज का यहाँ बोलवाला था। हियर द से वाज ऑफ प्राइवेट्स, क्योंकि लिबरल की डेमोक्रेसी और यहाँ पे गवर्नमेंट का बोलवाला था। सो दिस वाज द
आइडियोलॉजी। और इन दोनों में लड़ाई क्यों हुआ? क्योंकि यूएसए को लगता था कि जो भी ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू दिस लिबरल वर्ल्ड। जो लिबरल वर्ल्ड है उसके लिए ये बिगेस्ट थ्रेट है दिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। दैट इज व्हाई कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की लड़ाई थी यहाँ पे। तो ये होगी पहली डोमेन। सेकेंड डोमेन जो था दैट वाज नाटो वर्सेस वार्साओ पैक्ट। तो नाटो क्या हुआ कि यूएस को लगा ऐसा कि जो यूएस थी, जब बर्लिन ब्लॉकेड हो गया, बर्लिन ब्लॉकेड वर्ल्ड वॉर टू के एंड में जो बर्लिन ब्लॉकेड हुआ था, उसके बाद ऐसा यूएस को लगा कि वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो है अभी अनप्रिपेयर्ड है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए। जो यूएस जो है, जो दैट वाज कैपिटलिस्ट ब्लॉक, दे थॉट कि वो लोग अनप्रिपेयर्ड है, अगर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कर देती है कम्युनिस्ट ब्लॉक तो शायद वो अभी तक उतनी अनप्रिपेयर्ड नहीं है। जो पूरी ब्लॉक है वो कैपिटलिस्ट की है, वो अभी मिलिट्री के तौर पे उतनी सक्षम नहीं है एज ए ब्लॉक। तो उन्होंने शुरू किया नाटो। नाटो कब आई भाई? 1949 में। टू बी मिलिटरली प्रिपेयर्ड। तो इसके अपोजिशन में फिर 1955 में जो कम्युनिस्ट ब्लॉक थी, दैट इज यूएसएसआर, इन्होंने ले आया वार्सो पैक्ट। और वार्सो पैक्ट में जितने भी सैटेलाइट स्टेट्स थे यूएसएसआर के, सबने ज्वाइन किया एक्सेप्ट, ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यूज में काफी पूछा जा सकता है, एक्सेप्ट यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया को छोड़ के जितने भी सैटेलाइट कंट्रीज थे यूएसएसआर के, ये रसिया के आसपास, सबने वार्साओ पैक्ट को ज्वाइन किया। और वार्साओ पैक्ट का वही प्रॉमिस था कि जो भी अगर कोई बाहर से हमें अटैक करेगा तो हम लोग सब में कंबाइंड डिफेंस करेंगे। ओके, टू कंबाइंड डिफेंस करेंगे। तो एक्चुअली वार्साओ पैक्ट क्या था? एक एग्रेशन था अगेंस्ट नाटो। जो नाटो स्टार्ट किया यूएसए ने कि भाई हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम उतने मिलिटरली प्रिपेयर्ड नहीं है, बस उसी के अगेंस्ट में आया था वार्सो पैक्ट बाय यूएसआर कि हम भी, अगर तुम मिलिट्री ग्रुपिंग करोगे तो हम भी मिलिट्री ग्रुपिंग करेंगे भाई। सो दिस वाज नाटो वर्सेस वार्सो पैक्ट। ये एक प्रॉब्लम हुई। थर्ड, आर्म्स रेस की प्रॉब्लम हुई। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है, ये वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने जापान पे गिरा चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर वेपन गिर चुकी थी बाय यूएसएसआर, सॉरी नॉट यूएसएसआर, बाय यूएसए। काफी जगह मेरे से यूएसएसआर और यूएसए में थोड़ी थोड़ी ये हो गई जाएगी बोलने में, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट। आपको आई होप समझ में आ जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तो चलो यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, ठीक है, तो दे बिकेम ए न्यूक्लियर पावर। अब यूएसएसआर को लाके भाई उनके पास एटॉमिक बम है तो हमें भी डेवलप करना होगा। फिर यूएसएसआर ने भी एटॉमिक बम डेवलप कर लिया इन 1949। फिर एटॉमिक बम के बाद आई बात हाइड्रोजन बम की। आपने शायद एटॉमिक बम से बात, अभी जो मूवी है ओपेनहाइमर, उसे देखा होगा, तो उसमें काफी अच्छे से पता चल जाएगा अबाउट दिस। उसके बाद आई हाइड्रोजन बम की बात। हाइड्रोजन बम फिर यूएस को ऐसा, यूएस प्लान एंड प्रोड्यूस जो है वो डेवलप करने लगा हाइड्रोजन बम। फिर 1953 में पता चला कि भाई नहीं, सिर्फ यूएस नहीं, यूएसएसआर भी डेवलप कर रहा है हाइड्रोजन बम। उसे भी पकड़ लिया गया हाइड्रोजन बम डेवलप करते हुए। सो ये तो थी आर्म्स रेस। पहले न्यूक्लियर बम की हुई, फिर हाइड्रोजन बम की हुई। फिर एक और अदर डोमेन की बात करें तो दैट वाज स्पेस रेस। तो थोड़े स्पेस रेस को जानने के लिए थोड़ा कॉपी पे स्पेस बनाते हैं ताकि हम सब समझ पाए स्पेस रेस कैसे, क्या क्या थी स्पेस रेस के अंदर हुई। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर बात आई स्पेस रेस की। तो स्पेस रेस में जो है शुरू किया किसने? यूएसएसआर ने। तो यूएसएसआर ने सबसे पहले तो 1957 में फर्स्ट सैटेलाइट अपनी लॉन्च की, दैट वाज स्पुतनिक। फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की दैट वाज स्पुतनिक, ठीक है। उसके बाद फिर 1959 में सोवियत स्पेस प्रोग्राम के तहत सोवियत स्पेस प्रोग्राम में लूना 2 की लॉन्च हुई। अभी भी रिसेंट लूना जो क्रैश कर गई थी साउथर्न पोल में, तो उस टाइम जो लूना 2 की लॉन्च हुई थी, तो फर्स्ट टू हिट प्रोब, द फर्स्ट स्पेस प्रोब टू हिट द मून। दिस लूना 2 वाज द फर्स्ट टू हिट द मून। मून में सबसे पहले इस लूना 2 ने मून को टच किया। ये सोवियत स्पेस प्रोग्राम में था। फिर 1961 में फिर सोवियत के
जो ही थे। यूरी गागरिन सोवियत कॉस्मोट थे, जो कि यूरी गागरिन, दिस वाज आल्सो फ्रॉम सोवियत। वो एक कैप्सूल टाइप के स्पेसक्राफ्ट में बैठ करके, इसका नाम था वोस्टॉक 1। यूरी गागरिन इन वोस्टॉक 1। We all know that Yuri Gagarin was the first person to reach the space. So यूरी गागरिन वोस्टॉक 1 में बैठ के स्पेस में गए, अर्थ का उन्होंने पूरा चक्कर लगाया स्पेस में, ऑर्बिटेड अर्थ इन द स्पेस, तो वो काम किया। लेकिन ये सब जो है यूएसएसआर की तरफ से जो भी डेवलपमेंट हुए, सबका मुंह तोड़ जवाब दिया यूएसए ने इन 1968 बाय लॉन्चिंग अपोलो 8। जो उनका अपोलो 8 का मिशन था, जिसमें कि द फर्स्ट मैन्ड मिशन टू द मून, इट वाज द फर्स्ट मैन्ड मिशन टू द मून। जिसमें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। तो अपोलो 8 आया और मून पे सबसे पहले बार इंसानों के कदम पड़े। और इस तरह से स्पेस रेस में भी ये कंपटीशन जो आपको दिख रहा है, देखने को मिला होगा। इस तरह से ये यूएसएसआर ने किया, फिर 1968 में यूएस ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए मैन को ही भेज दिया मून में, तुम स्पेस में गए हो, तुमसे हम ज्यादा दूर जाएंगे, मून में भेज देंगे। तो ये सारी कुछ डोमेन्स थी, दैट वाज यूएसए वर्सेस यूएसआर इन यूएसएसआर इन द कोल्ड वॉर। और भी डोमेन्स हो सकते हैं जो आपको लगते हैं कि और भी डोमेन्स हैं, तो आप कमेंट करके बताएं कि और किस किस डोमेन पे इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। यू कैन राइट दैट इन योर आंसर्स। एंड कमेंट करने से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आप जल्दी जल्दी सोच पाओगे पॉइंट्स को। सेकेंडली, आपकी और हमारी एक इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी, मुझे पता चलेगा आप क्या क्या पॉइंट सोच रहे हो, सो दैट विल हेल्प आल्सो। सो ये थी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डोमेन्स। सेकेंड थी ऑल्सो रियलाइज द कोल्ड वॉर मैनिफेस्टेशन, क्या क्या इफेक्ट्स हुआ, मैनिफेस्टेशन क्या क्या थी कोल्ड वॉर की अक्रॉस द वर्ल्ड। तो चलिए अब इसके तरफ बढ़ते हैं, कोल्ड वॉर की क्या क्या मैनिफेस्टेशन थी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आया था बर्लिन वार इरेक्शन एंड ब्लॉकेड, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, ठीक है, जर्मनी हार गई। तो जर्मनी के हार के बाद जो है, जर्मनी एक्चुअली इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो कम्युनिस्ट थी, दे ऑक्युपाइड द ईस्ट पार्ट, जो कम्युनिस्ट थी दैट वाज यूएसएसआर, दे ऑक्युपाइड ईस्ट पार्ट ऑफ द जर्मनी। और जो कैपिटलिस्ट थी, और यू कैन से यूएसए, दैट दे ऑक्युपाइड द वेस्ट पार्ट ऑफ द जर्मनी। और इस तरह से जर्मनी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड बर्लिन वॉल की इरेक्शन। जो जर्मनी थी वो बर्लिन में 2 पार्ट, बर्लिन से जो वेस्ट की तरफ थी यूएसए ने ले लिया, जो ईस्ट की तरफ थी वो कम्युनिस्ट यूएसएसआर ने ले लिया, और यहाँ पे बर्लिन वॉल ब्लॉकेट हुआ। ओके, एंड दिस वाज द आयरन कर्टेल एंड द स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर। और इसी बर्लिन वॉल ब्लॉकेट के बाद जो है कोल्ड वॉर शुरू हुआ, started after this Berlin blockade. The west was taken by USA and the east was taken by communist USSR. तो चलिए, तो बर्लिन वॉल ब्लॉकेड में इन दोनों को देखने को मिला हमने सामना। फिर आई कोरियन वार, दैट इज कोरियन वार, जो चीज की चली थी कब, 19 1950 टू 53। 1950 टू 53 तक ये कोरियन वार चली थी। और इसमें भी कोरिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। जो नॉर्थ कोरिया था, ठीक है, नॉर्थ कोरिया वाज बैक्ड बाय सोवियत, यूएसएसआर वाज बैकिंग नॉर्थ कोरिया, एंड साउथ कोरिया वाज बैक्ड बाय यूएसए, एंड यूएसए वाज बैकिंग द साउथ कोरिया। जो साउथ कोरिया था उन्होंने इन्वेड कर लिया, जो नॉर्थ कोरिया जो था उन्होंने साउथ कोरिया पे इन्वेड कर लिया। जो नॉर्थ कोरिया जो यूएसएसआर के सपोर्ट में था, दे इन्वेडेड द साउथ कोरिया। और जब ये इन्वेजन हुआ तो यूएसए कम टू द सपोर्ट ऑफ साउथ कोरिया, और वो साउथ कोरिया के सपोर्ट में आए। और यहाँ पर एक जो लाइन बन गई 38 पैरेलल, जिसे हम कहते हैं 38 पैरेलल, जहां जिसके ऊपर नॉर्थ में यूएसएसआर का सपोर्ट था और साउथ में यूएसए का सपोर्ट था, और जाके यहाँ पे जो ये चीज रुकी। और तो इसी 38 पैरेलल पे अभी भी डिवीजन है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का। अभी भी जो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया 2 कंट्रीज अलग अलग बन चुकी,
इसके बाद और जो नॉर्थ के एरिया आज 38 पैरेलल है, दिस इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। तो कोरियन वार में भी किस तरह से दोनों फ्रंट्स पे यूएसएसआर और यूएसए आई, ये भी क्लियर देखने को मिला। फिर तीसरा आया, लेट मी लुक दिस फर्स्ट। देखो समझ में आ गया वो ये चीज, नॉर्थ और साउथ कोरिया के जंग में कैसे दोनों का रोल था। फिर आया हुआ वियतनाम वार। तो एक्चुअली वियतनाम में क्या हुआ कि जब भी ये कोल्ड वार का टाइम हुआ था वियतनाम वार, दिस वाज अराउंड 1954 टू 75, 54 टू 75 तक ये वियतनाम वार चली थी। और इसके बीच क्या हुआ था, जो जो नॉर्थ साइड ऑफ वियतनाम था, जो नॉर्थ वियतनाम, इट वाज बैक्ड बाय यूएसएसआर एंड चाइना। यूएसएसआर चाइना ने बैक किया था नॉर्थ वियतनाम को, जो कि नॉन कम्युनिस्ट था, सॉरी जो कि कम्युनिस्ट था, नॉन कम्युनिस्ट नहीं। साउथ वियतनाम जो था दैट वाज कम्युनिस्ट, तो दैट वाज नॉन कम्युनिस्ट, लिटिल बिट कंफ्यूजन, होप आप समझ सकते हो। तो जो नॉर्थ वियतनाम था वो कम्युनिस्ट था और जो साउथ वियतनाम था वो नॉन कम्युनिस्ट था। तो जब इन दोनों के बीच वार हुआ या फिर जो सिविल जो भी झड़प हुई, तो इस टाइम पे यूएसएसआर और चाइना ने सपोर्ट लिया कम्युनिस्ट वाले का, जो कि नॉर्थ वियतनाम था, और साउथ वियतनाम जो कि नॉन कम्युनिस्ट था उसका सपोर्ट लिया किसने, यूएसए ने। यहाँ तक कि यूएस ने यहाँ पे ब्रूटल कैंपेन्स भी चलाया था नॉर्थ वाले के खिलाफ। उन्हें साउथ को बॉम्ब्स प्रोवाइड किए थे, उन्होंने साउथ को डिस्ट्रक्शन वेपन्स प्रोवाइड किए थे ताकि वो लोग डिस्ट्रॉय कर सके नॉर्थ वियतनाम के जो भी कम्युनिस्ट रिजीम थे उनको। पर क्या हुआ कि जो भी साउथ वियतनाम का मेजर्स था जो कि कम्युनिस्ट रिजीम के खिलाफ बॉम्बिंग करना या फिर डिफोलिएशन करना, दैट इज कि उन्हें डिफोलिएशन करने का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन करना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना, तो वो सारी चीजें नहीं, मतलब उस अच्छे से मेजर्स जो है फेल हो गई नॉन कम्युनिस्ट ऑफ यूएसए वाले की अगेंस्ट कम्युनिस्ट वाले की। फिर क्या हुआ कि यूएसए विथड्रॉ कर गया, साउथ से विथड्रॉ कर गया, और नॉर्थ ने फिर इन्वेड किया साउथ को एंड दे ऑक्युपाइड इट, और फिर जाकर के यहाँ पे कम्युनिस्ट का दबदबा बढ़ना शुरू हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ वियतनाम जो कम्युनिस्ट था वो दे वर सपोर्टेड बाय यूएसएसआर, साउथ वियतनाम जो नॉन कम्युनिस्ट था दे वर सपोर्टेड बाय यूएसए। तो यूएसए स्टार्ट साउथ वियतनाम टू so that they can tackle the communist one, but the measures that were provided by USA failed, और यूएसए फिर वहां पे छोड़ के चला गया। जब उनकी मेजर्स फेल हो गई तो यूएसए लेफ्ट आउट, और फिर नॉर्थ ने इन्वेड कर लिया साउथ को, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई थी, मिलियंस डाइड ड्यूरिंग दिस इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वियतनाम टू साउथ वियतनाम। जो नॉर्थ वियतनाम ने इन्वेड किया था साउथ को, और फिर वियतनाम में कम्युनिज्म का उसमें दबदबा चला। सो दैट वाज व्हाट वियतनाम वार। आपको अब आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाज देन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ, यूएस को पता चली कि रसिया ने क्यूबा में न्यूक्लियर लॉन्च साइट्स बनाए हैं। यूएसए गॉट टू नो दैट यूएसएसआर हैज built launch sites in क्यूबा, मिसाइल लॉन्च साइट्स इन क्यूबा। यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल लॉन्च साइट्स बनाए हुए हैं। तो फिर जो कैनेडी थे उन्होंने नेवल ब्लॉकेड कर, जैसे क्यूबा है तो क्यूबा के चारों तरफ यूएस नेवी लग गई ब्लॉक करने की, क्यूबा की यूएसएसआर रीच नहीं कर पाए क्यूबा को, तो ये नेवल ब्लॉकेड हुआ। कैनेडी उसमें प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने नेवल ब्लॉकेड कर दिया, और अब ऐसा लग रहा था कि शायद इन दोनों के बीच एक न्यूक्लियर वार हो जाएगा। पर लास्ट टाइम पे यूएसएसआर और यूएसए के बीच कॉम्प्रोमाइज हुआ, यूएसएसआर ने कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज इस तहत पे हुआ कि हम क्यूबा से हटेंगे लेकिन आपको भी टर्की से वारहेड्स हटाने पड़ेंगे। फिर यूएसए also removed warheads from टर्की। तो यूएसएसआर ने भी अपने लॉन्च साइट से जो भी मिसाइल्स थे क्यूबा से हटाए, और यूएसए ने भी वारहेड्स जो उनके टर्की में थे उसे उन्होंने हटाया, और यूएसए ने ये गारंटी भी दिया कि वो क्यूबा पे इन्वेड नहीं करेंगे। यूएसए ने बोला आपके जाने के बाद हम क्यूबा पे इन्वेड नहीं करेंगे, तब जाकर के यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ और इन दोनों के बीच किसी हद तक एक सेटलमेंट हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। नेक्स्ट वाज अफगान इन्वेशन बाय सोवियत, एक ये प्रॉब्लम हुई थी। तो जो अफगानिस्तान में थी उस टाइम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ओके,
तो ये बात को समझिएगा अच्छे से। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और ईस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ जो गोरिल्लाज थे, ये गोरिल्लाज इनका नाम क्यों था, ये गोरिल्ला वारफेयर कर रहे थे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाने के लिए। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाने के लिए गोरिल्लाज वहां पे वारफेयर कर रहे थे। और टाइमलाइन भी थोड़ी आप ध्यान दें, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में, लिखने भूल गया 1962 में। और अफगानिस्तान इन्वेजन जो सोवियत का था, सोवियत वार इन अफगानिस्तान जिसे हम कहते हैं, दैट वाज फ्रॉम 1979 टू 89। यहाँ क्या हुआ, अफगानिस्तान में थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन जो गुरिल्लास थे, दे वर डूइंग गुरिल्ला वारफेयर टू रिमूव दिस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ की भी कम्युनिस्ट थी, तो जो सोवियत है, दैट इज यूएसएसआर, कैम टू सपोर्ट दिस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। वो इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट में आए, लेकिन फिर यूएसए ने क्या किया, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन गुरिल्लास को सपोर्ट करना शुरू कर दिया बाय प्रोवाइडिंग यूपेंस एंड वारहेड्स। जो भी वार के सामान होते हैं वही यूपेंस होते हैं, फिर आप फंडिंग कर सकते हैं। यूएस स्टार्टेड प्रोवाइडिंग दिस गोरिल्लास weapons, fundings, these things were provided to the gorillas by यूएस। तो यूएस ने ऐसे सपोर्ट किया इन पे। फिर लास्ट में क्या हुआ, जब काफी बातें डिटेल होने लगी, काफी जंग छिड़ने टाइप का माहौल हो गया, तो यूएसएसआर लिव्ड। तो यूएसआर ने वहां से खाली कर दिया, यूएसएसआर विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। और लास्टली जो गुरिल्लास थे, दे टॉप द कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के गुरिल्लास ओवरटेक करने में कामयाब हो गए। सो दिस वाज द अफगान इन्वेजन इन सोवियत। और यही गुरिल्लास जो थे, जो इन्हीं से है प्रॉब्लम जो शुरू हुई, और अभी तालिबान की प्रॉब्लम है, तो आपको ये चीज ध्यान देनी होगी। तो ये सारे जो चीज थे वो मैनिफेस्टेशंस थे कोल्ड वॉर के। आई होप आपको ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफी सारी चीज जो आपको नहीं पता होंगी कोल्ड वॉर के बारे में, शायद वो भी आपको अच्छे से डिटेल में ही पता चला होगा। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया क्योंकि मैं काफी डिटेल में हर एक चीज से यहाँ पे गया। और भी कुछ लगता है आपको मैनिफेस्टेशन, तो आप कमेंट करके बताएं। नाउ लेट्स मूव टू द कंक्लूजन। The Cold War was a period of hostilities between the nations who were aligned with two blocks. तो period of hostility था दोनों ब्लॉक का। After the Cold War, the bipolar world became unipolar। तो मैंने सिंपल सेंटेंस से कंक्लूड कर दिया क्योंकि मैंने बॉडी में काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाले हैं। तो जब भी आप अच्छा वर्ड लिखें तो कंक्लूजन में सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस रीड कर दें। कोल्ड वॉर के बाद बाइपोलर वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफी मेहनत लगती है डेली बेसिस पे आप सबके ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।